गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने दो सेक्शंस देखे थे, एक 194 एंड 195। देन उसी के आगे का प्रोसीजर हमें दे रखा है 196 में। अब ये बात समझो कि ये जो 196 है वो हमें किस लिए दे रखा है। जो हमने सेक्शन नंबर 194 पढ़ा था, एक सेक्शन हमने 194 पढ़ा था जिसका सबसेक्शन 3 हमने पढ़ा था। इस सबसेक्शन 3 का भी हमने क्लोज 1 एंड 2 पढ़ा था। अब ये क्लोज 1 एंड 2 जो हमने पढ़ा था उसने हमें क्लियर किया था कि अगर एक फीमेल की डेथ हो जाती है, अब डेथ हो जाती है इट मींस कि अगर उसकी शादी के 7 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, या पता चलता है कि वो फीमेल ने जो सुसाइड किया है एक्चुअल में उसके साथ कोई अपराध किया गया था, अगर ये कंडीशन रेज होती है देन क्या किया जाएगा? तो 196 में जो मैजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा? जांच करेगा। अब मैजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी करेगा तो या तो इन्वेस्टिगेशन को एक बार स्टॉप करके इंक्वायरी की जाएगी, या अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, जिसे हम कहते हैं मृत्यु समीक्षा। अब देखो, मृत्यु समीक्षा या इंक्वेस्ट रिपोर्ट तब होती है जब कोई पर्सन द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है, तब क्या की जाती है? मृत्यु समीक्षा की जाती है। अब ये जो सेक्शन 196 है, सुनना टाइटल क्या कहते हैं? इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट। अब जो इंक्वायरी है, जो जांच है, वो कौन कर रहे हैं? मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। कब? इनटू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण की मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। अब मृत्यु का कारण एक्चुअल में था क्या? इस सेक्शन में मैं क्लियर कर दिया कि जो 194 का सबसेक्शन 3 था उसका क्लोज 1 और सब क्लोज 2, अगर ये दो नेचर है देन क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो हमें आगे बताया। अब आपकी एक ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर हमें लिख दिया कि सेक्शन 194 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 एंड क्लोज 2, तो आप सबसेक्शन 1 के खत्म होने के जस्ट बाद नीचे हेडिंग लगा लेना 194 सबसेक्शन 3 का क्लोज 1, ये बात बता देना। देन इसके बाद क्लोज 2 ये बात बताते हैं, ताकि जब आप 196 पढ़ रहे हो तो आपको क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअल में 196 किस बारे में हमें बता रहा है, 194 के सबसेक्शन 3 के बारे में बता रहा है। अब सुनना, जब मामला 194 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 या सब क्लोज 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है तो जांच करने के लिए अधिकृत कौन करेगा जांच? नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और किसी अन्य मामले में 194 के सबसेक्शन 1 या 2 में वर्णित है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त कोई भी मैजिस्ट्रेट मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बजाय, देखो मैंने एक चीज बताई थी कि जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके अलावा या उसके अतिरिक्त, या तो उसके साथ कर लेगा या एडिशनल में भी जांच कर सकता है, और यदि ऐसा करता है तो उसके पास इसे संचालित करने में वे सभी शक्तियां होंगी जो उसके पास किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन या जांच करने में होती। तो यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर कर दी कि 196 कहता है कि अगर 194 सबसेक्शन 3 का क्लोज 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई अपराध है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जांच करेगा। अगर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो जांच इन एडिशन मानी जाएगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना कर दिया जाता है तो ओनली मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। English में when the case is the nature of referred to in clause 1 or clause 2 subsection 3 of section 194, the nearest magistrate empowered to hold inquest, magistrate क्या करेगा? जो nearest है वो inquest करेगा, shall and in any other case mention in subsection 1 of section 194, और दूसरा पर्सन भी कर सकते हैं जो 194 के subsection 1 में बताया है। Any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of an or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so
he shall have all the powers in conducting it which he would have in the holding an inquiry into an offense। तो उस अपराध में क्या की जा सकती है, इन एडिशन में इंक्वायरी भी की जा सकती है और इन्वेस्टिगेशन प्लस इंक्वायरी दोनों भी की जा सकती है। इसके बाद देखो सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जहां कोई व्यक्ति मर जाता है, क्या बात बताई है कि जो पर्सन है वो मर जाता है या गायब हो जाता है, कि वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स, देन उस कंडीशन में क्या होगा कि किसी महिला पर बलात्कार करने का आरोप है। अब यहाँ पर रेप चार्जेस क्या है कि किसी फीमेल के साथ रेप किया गया है, जबकि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस की हिरासत में है। अगर उसका जो रेप हुआ है वो कहां पर हुआ है, ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में हुआ है या मैजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा अधिकृत किसी अन्य कस्टडी में हुआ है। अब एक फीमेल थी जहां पर उसको कस्टडी में रखा गया है, उस जगह पर अगर उसका रेप हो जाता है तो इस संहिता BNSS के तहत पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन जांच के अलावा पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध किया गया। देन उस कंडीशन में क्या की जाएगी, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी। अब वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करेगा जब किसी फीमेल का रेप उस पुलिस की कस्टडी में या कोर्ट ने जिस कस्टडी में उस फीमेल को भेजा है उस कस्टडी में उसके साथ रेप होता है। Rape is alleged to have been committed on a woman while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorized by the magistrate or the court under this Sanhita. In addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the magistrate within whose local jurisdiction of the offence has been committed। अब कौन सा ऑफिसर करेगा, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ये पूरी घटना घटित हुई है। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 कि ऐसी जांच करने वाला मैजिस्ट्रेट उसके संबंध में उसके द्वारा लिए गए साक्ष्यों को मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्दिष्ट किसी भी तरीके से अभिलिखित करेगा। तो सबसेक्शन 3 में सिंपल लिख दो कि जो जांच करने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यों को अभिलिखित करना, कि द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी shall record the evidence taken by him in connection therewith any manner hereinafter specified according to the circumstances of the case। तो वो रिकॉर्ड जो एविडेंस होंगे उनको क्या किया जाएगा, उस मैजिस्ट्रेट द्वारा नोट डाउन किया जाएगा, रिकॉर्ड में लिखा जाएगा या अभिलिखित किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4। आप समझो सबसेक्शन 4 में मैजिस्ट्रेट की पावर किस लेवल तक बता रखी है कि एक मैजिस्ट्रेट उस बॉडी को जिसको ऑलरेडी दफना दिया गया है उसको भी बाहर निकलवा सकता है जब उसको लगता है कि नहीं हमें इस बॉडी की कुछ एक इंक्वायरी करनी है या कुछ बॉडी के एग्जामिनेशंस करने हैं। तो सबसेक्शन 4 में लिख सकते हो बॉडी को बाहर निकालने की शक्ति। अब बॉडी को बाहर कैसे, जब भी ऐसा मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति के शव की उसकी बॉडी की जांच करना समीचीन समझता है, मतलब जांच करना पर्याप्त समझता है जिसे पहले ही दफनाया जा चुका है। अब बॉडी को ऑलरेडी दफना चुके हैं तो उसकी मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट शव को विच्छेदित मतलब बाहर निकलवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है कि अगर बॉडी को भले ही दफनाया जा चुका है लेकिन मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जांच करना बहुत जरूरी है तो मैजिस्ट्रेट उस दफनाई गई बॉडी को भी बाहर निकाल सकता है। कि whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to disinterred and examine। मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस बॉडी को वापस निकलवा भी सकता है और उसकी एग्जामिनेशन भी कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक मैजिस्ट्रेट बनने वाले हो तो आपको अपनी पावर्स के बारे में कौन कौन से सेक्शंस याद रखने चाहिए। एक नोटबुक या एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी एग्जामिनेशन कर सकता है, कन्फेशन कौन से सेक्शन में नोट डाउन करता है, किस सेक्शन में मैजिस्ट्रेट दफनाई गई बॉडी को फिर से बाहर निकाल सकता है।
बहुत सारी ऐसी पावर है जो कि आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। इन सेक्शंस को आप साथ के साथ अलग डायरी में नोटबुक नोट किया करो। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 सुनना, जहां इस धारा के तहत जांच होनी है, मैजिस्ट्रेट जहां भी संभव हो मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करेगा, जिनके नाम और पते ऑलरेडी हमें पता है, और उन्हें पूछताछ में उपस्थित रहने की अनुमति देगा। अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिलेटिव्स को ये नोटिस भेज सकता है कि हम यहाँ पे ये जांच कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हो, आप यहाँ पे उपस्थित हो सकते हो, कि वेयर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन, the magistrate shall whenever practicable inform the relatives of the deceased whose names and address are known, हमें उसके नाम और एड्रेस पता है, and shall allow them to remain present at the inquiry। तो इंक्वायरी के टाइम वो प्रेजेंट रह सकते हैं, वो रिलेटिव्स जो कि डिसीज्ड पर्सन के हैं, जिनका नाम और पता हमें ऑलरेडी पता है, तो वो पर्सन क्या रह सकते हैं, अपीयर रह सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 में आप हेडिंग लगा सकते हो कि बॉडी को सिविल सर्जन के पास भेजना, कि अगर हमें लगता है कि जो डेड बॉडी है हमें उसकी एग्जामिनेशन करनी है, तो हम उसकी बॉडी को किसके पास भेजेंगे, पहली बात याद रखनी है, सिविल सर्जन के पास भेजेंगे। अगर सिविल सर्जन नहीं है तो जो ऑथोराइज्ड डॉक्टर है उस डॉक्टर के पास हम उस बॉडी को भेजेंगे। सुनना, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या सबसेक्शन 2 के तहत जांच या जांच करने वाला कोई पुलिस ऑफिसर, 3 पर्सन है, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गया, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो गया और एक पुलिस ऑफिसर हो गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु के, अंडरलाइन करो, 24 घंटे के भीतर शव को उसकी जांच करने के लिए अग्रेषित करेगा। किसके पास अग्रेषित करेगा, लिखो नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया कोई योग्य चिकित्सा व्यक्ति को, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव ना हो। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस मैटर की जांच कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर रहा है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर। अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसे मैटर की जांच कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमें बॉडी को एग्जामिन करवाना है, तो उस बॉडी को क्या करेंगे, नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेज देंगे। नियरेस्ट सिविल सर्जन नहीं है तो ऐसा योग्य चिकित्सा व्यक्ति को भेज देंगे जो कि उस बॉडी की एग्जामिनेशन करेगा। ये चीज तभी होगी जब रीजंस लिखे गए हैं कि मजिस्ट्रेट एक कारण बता देते हैं कि हमें बॉडी की एग्जामिनेशन क्यों करनी है। जब तक ये रीजन ना लिखेंगे तब तक हम उस बॉडी को सिविल सर्जन के पास नहीं भेजेंगे। अदरवाइज अगर रीजन बता दिए हैं तो हम बॉडी को सिविल सर्जन के पास भेजेंगे कि द मैजिस्ट्रेट और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी, जो मैं इंक्वायरी को होल्ड कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 2 shall within 24 hours of the death of a person forward the body with a view to his being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government unless it is not possible to do so for reason to be recorded in writing। तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के भीतर हमें क्या करना है, उस बॉडी को सिविल सर्जन के पास या योग्य व्यक्ति के पास भेजना है। देन इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो हमें कहा कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसके रिलेटिव को हम बोलेंगे कि एग्जामिनेशन हो रही है, जांच हो रही है, तो आप यहाँ पे अपीयर हो सकते हो। अब इन रिलेटिव में कौन कौन से पर्सन शामिल है, प्री का भी क्वेश्चन है। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रिलेटिव, ये नातेदार जो है इसमें कौन कौन सा व्यक्ति इंक्लूड है, पहला पेरेंट्स इंक्लूड है, दूसरा चिल्ड्रन इंक्लूड है, तीसरा ब्रदर इंक्लूड है, चौथा सिस्टर्स इंक्लूड है और पांचवा स्पाउस। स्पाउस में कौन आते हैं, पति या पत्नी, इनको क्या बोला जाता है, स्पाउस बोला जाता है। ये भी क्या होंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। तो आपको याद रखना है कि इस सेक्शन में रिलेटिव्स के अंदर पेरेंट्स भी आते हैं, चिल्ड्रन भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं या पति पत्नी भी इसमें आ सकते हैं। तो ये सेक्शन 194 प्लस 195 प्लस 196 तीनों को मिला के हमारा एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। अगर आप 196
196 देख रहे हो, पहली बार ये मैडम की वीडियो देख रहे हो, तो इससे पहले 196 को कंप्लीट देखने से पहले जस्ट इससे एक दिन पहले हमारी क्लास है 194 एंड 195, पहले वो देख लीजिए, देन 196 आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअल में ये प्रोसीजर कर किस किस बात का रहे हैं। तो ये आज की हमारी क्लास 196 की है। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये क्लास से जो जो चीजें आपको समझ आ रही है, अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लास को लाइक जरूर करना है। अगर आपको लग रहा है कि यस मैं घर बैठ के और मैडम की इस यूट्यूब की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस से बहुत सारी नॉलेज ले रहा हूं, तो सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहिए जाती है कि आप क्लास को लाइक जरूर कर दो। उसके अलावा अपने एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस भी है, क्योंकि देखो ये जो सेक्शन है 194, 195 एंड 196 सिर्फ बेरेक्ट इनफ नहीं है, मेंस में हमारे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी लिखनी पड़ती है। तो बाकी की चीजों को कवर करने के लिए आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल को फोकस करके आपकी क्लासेस कंटिन्यू करवाई जाती है। और एक प्लस पॉइंट एमडी लो क्लासेस का है कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको 0 लेवल से स्टार्ट करके आपको हाई लेवल तक लेके जाया जाता है। तो आप एमडी लो क्लासेस के बाकी पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 19 जनवरी को अपने एमडी लो क्लासेस को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 साल कंप्लीट होने की खुशी में एक बहुत बड़ा जुडिशरी बैच का ऑफर स्टार्ट किया जा रहा है। तो यूट्यूब पे आप अपडेट रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो ऑलरेडी मेंबर्स है उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स आने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन ऑफर दूसरा स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप YouTube पे अलर्ट रहना, और एमडी लो क्लासेस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।